दोस्तों, जब भी कभी भारत में अरबपति लोगों की बात की जाए यानी अमीर लोगों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में दो लोगों का ख्याल जरूर आता है। पहला तो रतन टाटा और दूसरा है मुकेश अंबानी। ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। वैसे तो कागजों पे नेटवर्क मुकेश अंबानी का हमेशा रतन टाटा से ज्यादा नजर आता है। क्या सच में मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज़्यादा अमीर है? तो आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज की वीडियो में हम मुकेश अंबानी और रतन टाटा के इतिहास और इसके नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सटीक जानकारी पता चल जाएगा कि इन लोगों में से ज़्यादा अमीर कौन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो को। दोस्तों, रतन टाटा मुकेश अंबानी दोनों का नेटवर्क का कंपैरिजन करते समय इन लोगों के इतिहास के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए हम पहले रतन टाटा के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, टाटा का ये इतिहास आज से 52 साल पहले सन 1868 में शुरू हुआ था, क्योंकि उसी साल जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। अब जमशेदजी टाटा की बात करें तो उनका जन्म 1839 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 14 साल गुजरात में बिताने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए और इसी शहर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसके बाद अपने पिताजी के साथ काम करने लगे। इसके बाद 1868 ईस्वी में 21,000 की पूंजी में पहली कॉटन कंपनी की स्थापना की और यहीं से टाटा कंपनी की नींव पड़ी। और जमशेदजी टाटा शुरुआत से ही क्वालिटी कंटेंट बनाने पर विश्वास करते थे और साथ ही इन्होंने अपनी आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी। जमशेदजी का सपना एक स्टील कंपनी खोलना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना और भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना। जमशेदजी ने इन तीनों लक्ष्य पे अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जमशेदजी ने इन तीनों काम में एक भी काम नहीं कर पाए। एक बार जमशेदजी को इंडियन होने की वजह से 5 स्टार होटल में जाने से रोक दिया था और इसके बाद इन्होंने सोच लिया था कि ये एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाएंगे जिसमें सभी भारतीयों को जाने की बिल्कुल आज़ादी होगी। और तभी उन्होंने मुंबई का मशहूर ताज होटल को बनवाया था और 1904 ईस्वी में जमशेदजी की निधन हो गई और उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी दोराबजी टाटा पर आ गई और इन्होंने अपने पिता का आदेश का पालन करने के साथ साथ कंपनी को नई शिखर पर पहुंचा दिया। दोराबजी अपने पिता का सपना पूरा करते हुए साक्षी नामक गांव में स्टील प्लांट लगवाया। साल 1938 में दोराबजी के बाद टाटा की देखरेख जे.आर.डी. टाटा के हाथ में आ गई। जे.आर.डी. टाटा एक जबरदस्त बिजनेसमैन थे और वो बेहद ही तेजी से नए कंपनी और नए बिजनेस शुरू करते थे। दोस्तों, जिस समय जे.आर.डी. टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तो टाटा ग्रुप में कुल 14 कंपनियां हुआ करती थी। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा ने ही भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। टाटा के कुछ मशहूर कंपनियां जैसे कि टाटा केमिकल, टाटा टी और टाटा मोटर्स का शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने ही किया था। जे.आर.डी. टाटा जब 1991 में अपना चेयरमैन पद छोड़ा था तो कंपनियों की संख्या 14 से 95 तक पहुंच गई थी। दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा। रतन टाटा जब चेयरमैन बने तो कंपनी आसमान छूने लगी। रतन टाटा के आने के बाद टाटा कंपनी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में राज करती है। दोस्तों, ये तो हुई टाटा कंपनी की बातें। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की ये कहानी शुरू होती है साल 1960 से, क्योंकि उसी साल उसके पिता धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। दरअसल धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात के जूनागढ़ में हुई थी। वैसे तो धीरूभाई अंबानी के पिता टीचर हुआ करते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी को पढ़ने में कोई खास मन नहीं लगता था। धीरूभाई अंबानी 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद धीरूभाई अंबानी छोटी मोटी नौकरियां किया करने लगे, लेकिन उनका हमेशा से सपना था कि वो अपना बिजनेस खड़ा करे और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए मुंबई में 1960 में रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। ये कंपनी भारतीय मसाले और पॉलिस्टर यार्ड
का व्यापार करती थी। भले ही धीरू भाई कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें बिजनेस का काफी जबरदस्त आइडिया था। वे लोगों का भरोसा जीतने में और अपनी बात मनवाने में काफी ज्यादा माहिर थे। यही वजह था कि उस समय भी इसके पास इन्वेस्टर की कमी नहीं हुआ करता था। इसके बाद धीरू भाई अंबानी ने कई अलग अलग बिजनेस करने शुरू कर दिए और इन्होंने जिस बिजनेस में हाथ डाला उसमें टॉप बिजनेसमैन बन गए। साल 2002 में इनकी देहांत हो जाने के बाद इनकी सारी बिजनेस इनके दोनों बेटे के ऊपर आ गई। अनिल अंबानी को बाद में कई बिजनेस में लॉस लगने लगे, जिनकी वजह से इनकी कंपनियां बंद होने लगी। कुछ समय पहले इनका बयान आया था कि इनका नेटवर्क अब 0 पे आ गया है। वहीं मुकेश अंबानी ने अपने पिता के विरासत में मिले बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला। इन्होंने अपने बिजनेस को इतना अच्छे से संभाला कि इनकी गिनती आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अमीर लिस्टों में आती है। दोस्तों, ये तो हुआ दोनों कंपनियों का इतिहास। दोस्तों, अब हम रतन टाटा और मुकेश अंबानी का तुलना करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उनकी सारी कंपनियां रिलायंस लिमिटेड है, जो कि रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो, आज सभी कंपनियां रिलायंस की ही सब्सिडी है। अब बात करें टाटा ग्रुप्स की तो रिलायंस की तुलना में इनकी सहायक कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टाटा ने हर एक इंडस्ट्री में अपनी दस्तक दी हुई है। ऐसे में दोनों कंपनी की मार्केट कैप की बात करें यानी मार्केट वैल्यू की बात करें तो टाटा का वैल्यू रिलायंस से बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि मार्केट कैप टाटा का ज़्यादा है तो रतन टाटा का नेटवर्क मुकेश अंबानी से इतना कम क्यों है। असल में ये है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के 48% शेयर के मालिक हैं। इसीलिए सितंबर में उनकी नेटवर्क $88 बिलियन तक पहुंच गई थी। और अगर बात की जाए रतन टाटा की तो उनकी कंपनी में उनकी शेयर 1% से भी कम है, जिसकी वजह से रतन टाटा का नेटवर्क मुकेश अंबानी की तुलना में बहुत कम है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि रतन टाटा शेयर के 1% मालिक है तो टाटा के बाकी के शेयर होल्डिंग किसके पास है। तो हम आपको बता दें कि टाटा के 66% शेयर होल्डिंग उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के पास है। अगर ये 66% शेयर ट्रस्ट के बजाय रतन टाटा के पास होता तो वे यकीनन भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते। दोस्तों, इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि भले ही मुकेश अंबानी पेपर पे अमीर हो, लेकिन असली में तो रतन टाटा ही अमीर है। बाकी लोगों के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।